ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दोपहर के 1 बज चुके हैं। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अब सीज फायर का ऐलान हो गया है, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर सीमा पर फायरिंग की। हालांकि हमारे शूरवीरों ने पाकिस्तान के हर हमले को एक बार फिर से नाकाम कर दिया। इस बीच भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी जानकारी दी। एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो यह बड़ा बयान भारतीय वायुसेना की तरफ से आया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और समय पर इसको लेकर ज्यादा जानकारी दी जाएगी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें जैश और लश्कर के 9 अड्डे पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और भारत पर रॉकेट, ड्रोन से अटैक शुरू कर दिए। हालांकि 2 रात तक भारत ने पाकिस्तान के हर हमले को नाकाम किया। साथ ही जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान भी पहुंचाया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर पर सहमति हुई। लेकिन पाकिस्तान ने सहमति के 3 घंटे के बाद ही सीज फायर तोड़ने की हिमाकत कर डाली। सरहद पर हालात को लेकर पीएम मोदी को भी जानकारी दी गई। पीएम मोदी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर भारत का जारी है और यह बयान आया है वायुसेना की तरफ से। वायुसेना ने कहा कि सटीकता के साथ ऑपरेशन जारी है। साथ ही कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भविष्य में साझा की जाएगी। तो यह बड़ा बयान सामने आया है भारतीय वायुसेना की तरफ से कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो आप देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि भारतीय वायुसेना का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और जो ताजा हालात इस वक्त बने हुए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन जुड़े हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और गुरजीत सिंह जी पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हैं, और हमारे संवाददाता नीरज राजपूत न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज, आपसे भारतीय वायुसेना के इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, यानी पाकिस्तान ने सहमति का उल्लंघन जो कल शाम को किया, उसके बाद से भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है? देखिए विशाल, जो भारतीय वायुसेना ने कहा है कि हमें जो टास्क दिया गया था वो हमने पूरा किया है। उसकी जो लक्ष्य थे, ऑब्जेक्टिव थे, वो पूरे किए। और ऑब्जेक्टिव क्या थे? एक तो जो टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान के अंदर, जो मुरीदके में और भावलपुर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के जो हेडक्वार्टर हैं, उनको तबाह करना था, वो पूरा किया। भारतीय वायुसेना ने अपने रफाल फाइटर जेट से और सुखोई फाइटर जेट से, सुखोई से ब्रह्मोस दागी गई, इन ठिकानों पर दागी गई। इसके अलावा जो सिंदूर पार्ट 2 में जो पाकिस्तान के 10 से भी ज्यादा एयरबेस और मिलिट्री बेसों को तबाह किया गया, राजपूत बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इस वक्त, सीधे आपको लेकर चलते हैं। क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी का? और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए। और इस पूरे प्रकरण में, पहलगाम के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है, और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा, उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश
एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है, इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की एक दोबारा कोशिश की गई है। आईएमएफ का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद, तो देखिए इस वक्त यहाँ पर सचिन पायलट ने कई सवाल सरकार से पूछे हैं और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। हाई लेवल मीटिंग चल रही थी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और खुफिया विभाग के प्रमुख इस बैठक में मौजूद थे और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। जो ताज़ा हालात देश में बने हुए हैं उसको लेकर समीक्षा की गई और उस पर बातचीत की गई और अब यह बैठक खत्म हो गई है। सुबह 11 बजे इस बैठक की शुरुआत हुई थी। लगभग 2 घंटे 10 मिनट तक ये हाई लेवल बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर हुई, जिसमें जो देश के टॉप लोग हैं वो इस बैठक में शामिल थे और अब ये कहा जा सकता है कि इसके आगे भारत सरकार का अगला कदम क्या होगा और ज्यादा जानकारी का इंतजार होगा। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम हालात की जानकारी ली है, समीक्षा की है। तीनों सेनाओं के प्रमुख प्रधानमंत्री मोदी से मिले हैं। सीडीएस इस बैठक का हिस्सा रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी इस बैठक में शामिल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के घर पर यह बैठक खत्म हो गई है। 2 घंटे से ज्यादा यह बैठक चली है। देश के ताजा हालात पर इस बैठक में चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री आवास पर यह बड़ी बैठक खत्म हुई है। जिस तरह से पाकिस्तान ने कल देर रात जो सहमति बनी थी उसका उल्लंघन किया है, उस उल्लंघन के बाद भारतीय सेना ने उस वक्त मुंहतोड़ जवाब दिया ही। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी पाकिस्तान के इस कदम की निंदा की और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान को नसीहत भी दी थी और ये कहा था कि इस उल्लंघन के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार है। अंकित गुप्ता 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, ये बैठक खत्म हो गई है, क्या जानकारी मिल रही है? 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली है, काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। बिल्कुल विशाल, एक महत्वपूर्ण बैठक कही जाएगी क्योंकि 2 घंटे बैठक चली है। राजनाथ सिंह अब से जो करीबन 2 से 3 मिनट पहले ही निकले हैं और देखिए और गाड़ियां यहां से निकल रही हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री आवास से गाड़ियों के निकलने का सिलसिला जारी है। लेकिन विशाल, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि जिस दौरान जो है ये बैठक चल रही थी उसी दौरान एक महत्वपूर्ण जो है पोस्ट सामने आता है और वो पोस्ट सामने आता है वायुसेना का। वायुसेना की तरफ से पोस्ट किया जाता है कि ऑपरेशन इज स्टिल ऑन, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर स्टिल ऑन गोइंग। तो ये अपने आप में बहुत कुछ बयां भी करता है क्योंकि ये पोस्ट उस दौरान सामने आया है जब प्रधानमंत्री आवास पर वायुसेना प्रमुख मौजूद थे, उसके अलावा जो है रक्षा मंत्री मौजूद थे, विदेश मंत्री मौजूद थे और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ में सीडीएस मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। तो ऐसे में लगातार जो है उस दौरान इस तरह का पोस्ट सामने आना ये भी इशारा कर देता है कि भारत सरकार की क्या रणनीति है।
हालांकि ये भी जो IAF के यानी कि इंडियन एयरफोर्स की के पोस्ट में कहा गया है कि जल्द ही आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन विशाल, सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस दौरान वायुसेना प्रमुख अंदर प्रधानमंत्री के साथ बैठक में है, उसी दौरान इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर ये पोस्ट आना ये भी इशारा कर रहा है कि सरकार की रणनीति क्या है। और सरकार की रणनीति साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो चल रहा है। और इसी वजह से ये पोस्ट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल अंकित, आप नजर बनाए रखिएगा। तो देखिए, अंकित बता रहे हैं कि जब ये बैठक चल रही थी उसी समय भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यह बयान सामने आया और ये बहुत बड़ा बयान है भारतीय वायुसेना की तरफ से। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिस्टन, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। संजय मिस्टन जी, भारतीय वायुसेना के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है क्योंकि कल सहमति बनी थी, उस सहमति का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से कल ही कर दिया गया था, तो अब इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल, भारतीय सेना का ये जो बयान है बिल्कुल सही है और इसको मैं एंडोर्स करता हूँ। इसका कारण यह है कि पहली बात, लड़ाई खत्म नहीं हुई है ऑन ग्राउंड, क्योंकि ये एक टेम्परेरी। पहली बात, सीज फायर का मतलब क्या है? सीज फायर ये है कि दोनों DGMO ने अपने ऑपरेशनल चैलेंज में बता दिया होगा राइट अप टू द जूनियर मोस्ट लेवल कि अब ये लड़ाई स्थगित है, टेम्परेरी सीज फायर है। पर यह भी साथ में बोला होगा कि अगर पाकिस्तान रिएक्ट करता है, कुछ भी करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो आप फायर को जारी रखेंगे, आप जवाब देंगे। और वो हमने कल किया। 3 घंटे के बाद जो भी हमको करना था वो हमने किया और उससे फर्क पड़ा। तो कहने का मतलब है, अगर जवानों को ये एक संदेश जाता है कि ये सीज फायर है, तो हो सकता है कि, क्योंकि देखिए ग्राउंड पे जवान उसको दूसरे तौर पे भी ले सकता है, नहीं अभी तो सीज फायर लागू हो चुकी है। तो ये क्लियर कट है कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कल तो DGMOs के बीच में फिर 12 बजे बात है, उसके बाद और फैसले होंगे। अब तो ये जो एयरफोर्स का स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का एक भी ड्रोन भारतीय सीमा को पार किया जाए लाइन ऑफ कंट्रोल में। बिल्कुल संजय जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त वर्चुअली ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कर रहे हैं लखनऊ में। तो देखिए, यहाँ पर जो जानकारी सामने आ रही है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली जुड़े हुए हैं इस वक्त। थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ इसी कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में इसका पराक्रम की झलक देख लिया होगा और जिसने ना देखा हो वो पाकिस्तान वालों से इसकी ताकत को पूछ ले। और ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ी तस्वीर है। इस वक्त लखनऊ में ब्रह्मोस सेंटर का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से वर्चुअली कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के लिए यह एक बड़ा कदम है जो इस वक्त उठाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन यहाँ पर किया जा रहा है राजनाथ सिंह के द्वारा। और ये अपने आप में एक बड़ा कदम कहा जाएगा रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर। और नई तकनीक और जो तमाम चीज़ें हैं उस क्षेत्र में भारत के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस का यह अगला संस्करण वर्तमान मिसाइल से कई गुना अधिक उन्नत होगा और लखनऊ में इसका कार्यक्रम रखा गया है। और ये कहा जा रहा है कि एक्टिव एंड इफेक्टिव चीफ मिनिस्टर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, यूपी के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद जी मौर्य, श्री ब्रजेश जी पाठक, यूपी के NRI और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन मिनिस्टर श्री नंद कुमार जी गुप्त नंदी जी, मेंबर राज्यसभा श्री ब्रिजलाल जी, विधायक सरोजनी नगर डॉक्टर राजेश्वर सिंह, विधानसभा और विधान परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, हमारे DRDO के साइंटिस्ट और यहाँ मौजूद अधिकारीगण, देश भर के मौजूद सारे टेक्नोक्रेट्स, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि अपरिहार्य कारणों से चाहते हुए भी मैं समय से उपस्थित नहीं हो पाया। मैं जानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत ही आवश्यक कार्यक्रम से गोरखपुर जाना था, लेकिन केवल इस कार्यक्रम की महत्ता को समझते हुए उन्होंने इसमें उनको विलंब हुआ है, फिर भी वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, आज लखनऊ में ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर के उद्घाटन के शुभ अवसर पर
मैं आप सबसे बातचीत करते हुए बेहद प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं स्वयं उपस्थित होकर आप सबके बीच मैं रहूं, आप सबसे मैं सीधा संवाद करूं, पर मैं क्यों नहीं आ पाया यह बात आप सभी जानते हैं। अभी जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसे देखते हुए मेरा दिल्ली में रहना यह अति आवश्यक था। इसलिए मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं। मैं भले ही आपके बीच नहीं आया, लेकिन अपने उत्साह के माध्यम से आप मुझ तक जरूर पहुंच गए हैं। यह अपने आप में एक संदेश है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, यह देश चलता रहेगा और हमारा काम नहीं रुकेगा। किसी भी स्थिति में हमारा संवाद नहीं टूटेगा। साथियों, आज का दिन हमारे शहर लखनऊ और हमारे राज्य उत्तर प्रदेश और हमारे पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन मैं समझता हूं उस शक्ति की आराधना का दिन है जो हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है, जो हमारी सेनाओं में निहित होकर दुश्मन पर कहर बरसाती है। आज का दिन मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने अपने शहर लखनऊ के लिए एक सपना देखा था कि मेरा शहर भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने में एक बड़ा योगदान दे। वह सपना अब पूरा हो रहा है। साथियों, ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। आप सब तो जानते ही हैं कि आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज ही के दिन 1998 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को भारत की ताकत दिखाई थी। और वह परीक्षण हमारे साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डिफेंस पर्सनल और कई अन्य स्टेक होल्डर्स के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। यह हमारे वैज्ञानिकों तथा इंजीनियर्स को मान्यता देने, उनको रिकॉग्नाइज करने और उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज करने का दिन है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने इसका शिलान्यास किया था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी थे। उस दौरान मैंने यह इच्छा जाहिर की थी कि जितनी जल्दी हो सके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। और मुझे यह देखकर बेहद खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी भावना का सम्मान रखा और महज 40 महीने में इस प्रोजेक्ट को पूरा करके दिखाया। आज हमारे आसपास जैसी परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यों को ऐसे ही समयबद्ध तरीके से पूरा करते रहें। इस मौके पर मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। यदि इतने कम समय में ब्रह्मोस की इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना हो सकी तो इसके पीछे योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं डीआरडीओ, हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर्स और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर व्यक्ति और संस्था को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को खड़ा किया है। देश भर के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और युवाओं का योगदान हमें इस फैसिलिटी सेंटर में देखने को मिलेगा। मैं आपकी मेहनत और लगन को नमन करता हूं। साथियों, हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के विजन को लेकर आगे बढ़ी थी तो उस समय हमारे सामने अनेक बड़े लक्ष्य थे। उन तमाम लक्ष्यों में से हमारा एक उद्देश्य यह भी था कि हम उत्तर प्रदेश को एक बार फिर देश के प्रोडक्शन सेंटर के रूप में डेवलप करें। यूपी डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ सहित कानपुर, झांसी, चित्रकूट, आगरा और अलीगढ़ से होकर गुजरता है और ये सभी नोड्स आने वाले समय में विकास के नए केंद्र बनकर उभरेंगे। साथियों, एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं तो आप में से बहुत लोगों को पता होगा, एक समय कानपुर और आसपास का क्षेत्र प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाता था। आर्थिक रूप से यह क्षेत्र बहुत ही समृद्ध था। इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। लेकिन आज़ादी के बाद
अनेक कारणों से आर्थिक प्रगति की राह में यह क्षेत्र पिछड़ता गया और कहीं पीछे छूट गया। मैं उन कारणों में तो नहीं जाना चाहूँगा, पर कहना यह चाहता हूँ कि यूपी डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के बाद यह क्षेत्र फिर से एक बार अपने पुराने वैभव को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ चला है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि कानपुर विकास की उन ऊंचाइयों को छुएगा जो दुनिया के विकसित क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय होगा। कल को वेस्ट में कोई क्षेत्र जब बहुत अधिक प्रगति करेगा तो उसे कानपुर ऑफ द वेस्ट कहा जाएगा। इसी प्रकार डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सभी नोड्स को डेवलप करने के लिए हम पूरी तरह से कमिटेड हैं। मुझे यह भी बतलाया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, यूएवी, ड्रोन्स, एमिनिशंस, कंपोजिट एंड क्रिटिकल मटेरियल्स, स्मॉल आर्म्स, टेक्सटाइल तथा पैरासूट आदि में मेजर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस डिफेंस कॉरिडोर में हमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही बड़ी अहम भागीदारी दिखाई दे रही है। साथियों, जब मैं प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी की बात कर रहा हूं तो मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लखनऊ में ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा टाइटेनियम एंड सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट्स की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा 7 एडिशनल क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स की भी नींव इस समय रखी जा रही है। यह निश्चित रूप से रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की गति को और तेज करेगा। मैं इसके लिए श्री सचिन अग्रवाल को भी बधाई देना चाहता हूं। हमारा सपना है कि उत्तर प्रदेश दुनिया के टॉप डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाए। आज जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले मिसाइल मैन और हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने यह कहा भी था कि अनलेस इंडिया स्टैंड्स अप टू द वर्ल्ड, नो वन विल रेस्पेक्ट अस इन दिस वर्ल्ड। फियर हैज नो प्लेस, ओनली स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ। अर्थात दुनिया कमजोरों का नहीं बल्कि शक्तिशाली का सम्मान करती है। उनका विजन था कि हमें अपनी ताकत को और मजबूत करना होगा। जब तक कोई देश ताकतवर नहीं होगा, दुनिया उसका सम्मान नहीं करेगी। आज भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है। हम लगातार अपनी ताकत और बढ़ा रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज जो फैसिलिटी सेंटर शुरू हो रहा है यह भारत की शक्ति को और मजबूत करने में सहायक होगी। साथियों, यह केवल एक फैक्ट्री का उद्घाटन भर नहीं है बल्कि मैं समझता हूं कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने के पश्चात उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक नए सिरे से श्री गणेश हो चुका है। इस डिफेंस कॉरिडोर में अब तक कुल 180 के लगभग एमओयूज साइन किए जा चुके हैं, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि अभी तक इस कॉरिडोर में 4,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया भी जा चुका है। साथियों, टेक्नोलॉजी डे के दिन इस हाई टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म फैसिलिटी को इनागुरेट करना अपने आप में एक लैंडमार्क डे है, परंतु इसके साथ साथ यह भारत की नई इनोवेटिव एनर्जी को भी दिखाता है जिसको हमने पिछले कुछ सालों में गति देने का प्रयास किया है।
हम सब जानते हैं कि इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, खासकर क्रिटिकल हाई एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बड़ी तेजी से बदलाव आ रहा है। चाहे सिविल सेक्टर हो या डिफेंस सेक्टर, आज रोज नई नई टेक्नोलॉजी सभी प्रकार के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। हमारे जीवन का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहां टेक्नोलॉजी हमें डिसरप्टिव तरीके से प्रभावित न कर रही हो। दुनिया के हर क्षेत्र में इस टेक्नोलॉजी क्रांति ने एक ऐसी उथल पुथल मचा रखी है जहां पुराने सारे अब तक के स्थापित जो नोशंस हैं, धारणाएं हैं, वह तेजी से बदल रही हैं और ऐसे नए परिवर्तनों का आगाज हो रहा है जिसके बारे में पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे में नेशनल टेक्नोलॉजी डे एक खास महत्व रखता है और इस खास दिन पर डिफेंस के क्षेत्र में एक हाई टेक्नोलॉजी फैसिलिटी को उद्घाटन करना मेरे, आपके और हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, ब्रह्मोस भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। मुझे यह भी विश्वास है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र एक ग्रोथ पोल के रूप में उभर कर सामने आएगा। साथियों, ब्रह्मोस जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम की एक खास विशेषता होती है और यह सिस्टम अनेक प्रकार के सब सिस्टम, कंपोनेंट्स और पार्ट्स से बने होते हैं जिन्हें किसी भी एक जगह पर निर्मित करना संभव नहीं होता। यह सभी अलग अलग पार्ट्स इतने विशेष होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, इनमें से हर एक को बनाने के लिए हाईली स्किल्ड मैन पावर और हाई टेक्नोलॉजी वाले हथियार, औजार, टूल्स की आवश्यकता होती है। आपको मैं यह बताना चाहूंगा कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर देश भर में, चाहे वह डीपीएसयू हों या प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हो या जहां भी स्थापित होती हैं, वहां अपने साथ साथ एमएसएमई यानी छोटी औद्योगिक इकाइयों का एक एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस भी निर्मित करती हैं और इन एंसिलरी इंडस्ट्रियल बेस से पूरे इलाके का एक सामाजिक आर्थिक विकास होता है। मेरा मानना है कि यह फैसिलिटी सेंटर भी वही भूमिका निभाएगा। और साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, हमारी नीति एकदम साफ है। मेक इन इंडिया, मेक फॉरवर्ड। हमारे लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का अर्थ बहुत व्यापक है। हम इस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें खुद के लिए तो आर्म्स एंड इक्विपमेंट बनाना ही है, साथ ही साथ में पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट भी करना है। साथियों, दुनिया की मिलिट्री मार्केट में अपार संभावनाएं हैं। हाल ही में मैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसमें उन्होंने यह बताया है कि वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 में बढ़कर $2,718 बिलियन हो गया है। आप सोचिए, आर्म्स एंड इक्विपमेंट का इतना बड़ा मार्केट हमारी राह देख रहा है। इसलिए हमें बेहद मजबूती से भारत को दुनिया के लिए एक अट्रैक्टिव डिफेंस प्रोडक्ट हब के रूप में विकसित करने की ओर आगे बढ़ना ही होगा। आज का दिन उस विचार की तरफ बढ़ाया गया हमारा एक और ठोस कदम है। इन सारी चीजों ने मिलाकर उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट का एक इकोसिस्टम तैयार किया है। इसी कारण हम उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का भी निर्माण कर पाए। हमने लखनऊ में डिफेंस एक्सपो का भी आयोजन किया। हमने डीआरडीओ के टेस्टिंग सेंटर DTTC की भी स्थापना की और आज जिस ब्रह्मोस फैसिलिटी का उद्घाटन यहाँ हो रहा है, इस फैसिलिटी की शुरुआत से ही लगभग 500 डायरेक्ट और 1000 इनडायरेक्ट रोजगार सृजित होंगे। यह भी कहीं न कहीं उस इकोसिस्टम के कारण ही संभव हो पाया है जो श्री
योगी आदित्यनाथ जी ने यहां डेवलप किया है। यानी हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में खेल से लेकर खेत तक, कल्चर से लेकर कनेक्टिविटी तक, पुलिस से लेकर पॉलिसी तक और टेक्नोलॉजी से लेकर टूरिज्म तक हर क्षेत्र में विकास कर रही है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः बधाई देता हूं। हर तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत के डेवलपमेंट को लेकर हमारा संकल्प, हमारा समर्पण और हमारी प्रतिबद्धता और भी मजबूत होती जा रही है। साथियों, 11 मई को पोखरण से जो आत्मविश्वास प्रारंभ हुआ था, आज लखनऊ में वह और मजबूत हो रहा है। साथियों, अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है, यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। मैं एक बार फिर से ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर और इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं साथ ही पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी उनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट पर हृदय से बधाई देता हूं। इन तमाम प्रोजेक्ट्स की शुरुआत पर मैं लखनऊ और उत्तर प्रदेश की जनता को भी बधाई देता हूं, जो इस ऐतिहासिक पहल का हिस्सा बन रही है। अंत में मैं आप सभी का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं, और आप सभी से मैं खेद भी व्यक्त करता हूं कि निर्धारित समय पर मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सका, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुना। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाया है उन परिवारों को जिन्होंने अपनों को पहलगाम के आतंकी हमले में खोया था। और इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि यह राजनीतिक, सामरिक और सामाजिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था। राजनाथ सिंह का यह बहुत बड़ा बयान है कि सीमा से सटे ही इलाकों में नहीं, बल्कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तान सेना का हेडक्वार्टर है, वहां तक भारत की
सेना की धमक सुनी गई है। हमारे साथ संजय मेस्टन जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और गुरजीत सिंह पूर्व राजनयिक, और नीरज राजपूत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गुरजीत सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है आतंकवाद के खिलाफ ये जीरो टॉलरेंस है भारत का। सीमा के इस पार और उस पार दोनों जगह पर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी, और ऑपरेशन सिंदूर की धमक रावलपिंडी में पाकिस्तान के हेडक्वार्टर तक सुनाई पड़ी है। ये बयान दिया राजनाथ सिंह ने, क्या कहेंगे? अच्छा बयान दिया, क्योंकि जब ये स्टॉपेज ऑफ फायर हुआ तो लोगों को लगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, बट आज राजनाथ जी ने जो बताया और वो हमारी नीति दिखा रही है कि उरी से लेकर बालाकोट से लेकर आज तक ऑपरेशन सिंदूर, हमारी नीति एक एवोल्यूशन रूप में आगे बढ़ी है। और अब हमने साफ कर दिया है कि अगर अगली बारी कोई भारत में आतंकवाद का हिस्सा होता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा, और सिर्फ जो हमारा वार होगा वो केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं होगा, उसके जिसने उनको पाल के रखा है उनके ऊपर भी होगा। दैट इज व्हाई टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। आई थिंक ये हमारी नीति इवॉल्व करती है, और ये एक स्ट्रेटेजिक मोदी डॉक्ट्रिन है जिसका हम पालन करेंगे। और जो आज आपने लंबा ये भाषण दिखाया ब्रह्मोस का, मेरा लगता है कि ब्रह्मोस ने इस ऑपरेशन में बहुत अच्छा रोल निभाया है, और हमें बड़ा गर्व है कि ब्रह्मोस हमारी अपनी एक मिसाइल है जिसने पाकिस्तान को धूल छुटाई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए गुरजीत सिंह कह रहे हैं कि ये भारत को लेकर राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। संजय मिस्टन जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजय मिस्टन जी, रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा बयान दिया है कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर था वहां तक भी भारतीय सेना की धमक सुनाई पड़ी है, यानी आतंकवाद के आकाओं को भी सरकार ने और भारत की सेनाओं ने सीधा संदेश दे दिया है। बिल्कुल, डिफेंस मिनिस्टर ने एक और बीच में स्टेटमेंट दिया था, जो ये हमने ब्रह्मोस का ये अभी फिर से निर्माण कर रहे हैं और इसको बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटी है, इंटीग्रेशन और टेस्ट सेंटर। इन्होंने बोला था ये मैसेजिंग भी बहुत क्लियर है, और भारतीय सेना ने मैसेज बहुत साफ लफ्जों में दे दिया है। कल जो फिर से हमने अटैक किया था पेशावर पे, और उससे पहले आपको पता है वो रावलपिंडी के पास जो उनका GHQ हेडक्वार्टर है, तो वो दिखा दिया है पाकिस्तान को कि हम आपके पंजाब में घुस के और जो परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिस्ट हैं उनको भी हम अब छोड़ेंगे नहीं, और वो है पाकिस्तान के सीनियर जनरल्स और ISI। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है। और आपने कल देखा था पाकिस्तान ने किस प्रकार सीज फायर का उल्लंघन किया, और उसी तुरंत बाद उन्होंने हमारी भारतीय सेना ने ये 2-3 जगह उनके ऊपर फायर किया, POK शामिल, और उनको मैसेज हो गया और उसके बाद वो शांत हो गए। तो शक्ति रिस्पेक्ट की जाती है, उसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रेंथ इज वर्शिप, और भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी, हम बढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़ा रहे हैं। हमारी डिफेंस फोर्सेस बहुत केपेबल और प्रोफेशनल है, और भारत जो एक स्टेटमेंट है डिफेंस मिनिस्टर का कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, कोई शक नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। जब पाकिस्तान ने एक छोटा सा भी कुछ हरकत अभी भी करने की कोशिश की, हमारी सशस्त्र सेनाएं तुरंत जवाब देगी, उसमें कोई डाउट पाकिस्तान को होना ही नहीं चाहिए। तो ओवरऑल ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है बहुत साफ है, बहुत क्लियर है। हम पाकिस्तान के जो परपिट्रेटर्स ऑफ टेररिस्ट हैं, उनकी जो सेना के लीडर को नहीं छोड़ेंगे। जी, तो देखिए संजय मिस्टन ये बता रहे हैं कि जो कोई भी आतंकवाद को बढ़ावा देगा या आतंकवाद के जो आका हैं उनको भी भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, नीरज, बहुत बड़ा ये बयान दिया है कि रावलपिंडी में जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है वहां तक हमारी भारतीय सेनाओं की धमक सुनाई पड़ी है, और
सरहद के इस पार और उस पार भी जहां भी आतंकी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। ये साफ तौर से भारत की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है आतंकवाद के खिलाफ उसको दिखाता है। अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, सीधा संदेश एक तरह से पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दे दिया है। बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी और साथ ही वायुसेना ने भी साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है जारी रहेगा। ये इसलिए जारी रहेगा क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कोई मिस एडवेंचर अब करने की कोई ज़रूरत ना कर दे, इसके लिए जारी रहेगा। और बिल्कुल ठीक कहा रक्षा मंत्री ने, क्योंकि रावलपिंडी जहाँ पर GHQ है, पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, जहाँ से जो आतंकियों को निर्देश दिया गया था असीम मुनीर के द्वारा, पाकिस्तानी सेना प्रमुख के द्वारा, कि पहलगाम में नरसंहार कीजिए आप मासूम भारतीयों का, उनका धर्म पूछ कर वहाँ पर जाकर अटैक करना भारत की जो रीच दिखाता है। इसके अलावा सरगोदा एयरबेस पर अटैक करना, स्कार्दू गिलगिट बाल्टिस्तान में पहली बार भारत ने जो अटैक किया है स्कार्दू एयरबेस पर, वो वहाँ पर सारी सिंध में और जो अटैक किए, 10 से ज़्यादा एयरबेस और मिलिट्री स्टेशंस पर भारतीय वायुसेना ने अटैक किए। ये दिखाता है, दृढ़ शक्ति तो दिखाता है, साथ ही ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान, आप अगर अगली बार आपने फिर से इस तरह की आतंकी घटना को अंजाम दिया तो इससे भी बुरा हाल भारत आपका करने जा रहा है। बिल्कुल युद्ध वाले हालात बन जाएंगे पाकिस्तान के लिए। जी, तो बहुत शुक्रिया नीरज पूरी जानकारी देने के लिए। संजय मिस्टन जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। और गुरजीत सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के एरोस्पेस इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। भारतीय सेना ने शौर्य पराक्रम का परिचय दिया। पहलगाम हमले के बाद दुनिया ने भारत की ताकत देखी, आतंकवाद के खिलाफ सरहद पार भी कार्रवाई की है। क्या कुछ कहा राजनाथ सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे चयन ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।